न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर ईडी दफ्तर दिल्ली स्थित तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उनसे पूछताछ की जानी है। कई सवालों का उन्हें जवाब देना है। इससे पहले सीबीआई की पूछताछ हुई थी और तेजस्वी यादव ईडी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ होगी। ईडी पहली बार पूछताछ कर, यानी कि पहली बार सामना तेजस्वी यादव का ईडी की टीम से होगा। इससे पहले सीबीआई ने पूछताछ की थी। इससे पहले 25 मार्च को सीबीआई ने तेजस्वी से इसी मामले में पूछताछ की थी और इसी मामले में ईडी ने तेजस्वी की बड़ी बहन और आरजेडी सांसद मीसा भारती से भी करीब 7 घंटे की पूछताछ इससे पहले की थी। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई और ईडी के अधिकारी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर चुके हैं। हालांकि इस केस में तेजस्वी यादव का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस मामले की तफ्तीश के दौरान, सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज जब्त किया गया था। लिहाजा उसी मामले में आगे की तफ्तीश और उन दस्तावेजों और सबूतों की सत्यता जांचने को लेकर के ईडी दफ्तर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। तो करीब 600 करोड़ के ट्रांजैक्शन घोटाले का पूरा मामला यह सामने आया था। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, अब ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव, कब से पूछताछ शुरू होनी है, कैसे कैसे सवाल होंगे, कितनी देर तक पूछताछ चलेगी, क्या जानकारी वहां से? देखिए, तकरीबन 6 मिनट पहले ही तेजस्वी यादव से जो पूछताछ वो शुरू हो चुकी है और दिखाना चाहूंगा ठीक मेरे पीछे ये ईडी मुख्यालय है। ईडी मुख्यालय में जहां तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है और तेजस्वी यादव से पूछताछ की अगर बात करें तो जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा पहले एफआईआर रजिस्टर किया गया था और बाद में उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए जिस तरह से इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा उस केस को टेक ओवर किया गया और टेक ओवर करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इस मामले को दर्ज करने के बाद इस मामले पर आगे की तफ्तीश की जा रही है। तो आज तेजस्वी यादव से बेहद महत्वपूर्ण जो सवालों की जो फहरिस्त है वो बाकायदा वो सवालों को आज पूछा जाएगा। हालांकि इससे पहले मीसा भारती से पूछताछ हो चुकी है, लालू यादव से पूछताछ हो चुकी है, राबड़ी देवी से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन किस तरह से जो पिछले कुछ समय पहले जो सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे, कई महत्वपूर्ण जानकारियां जिस तरह से जांच एजेंसी को मिली थी और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं वो मिले थे, जिसमें कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव से उसका कनेक्शन हो सकता है। लिहाजा उसी मामले को जांचने के लिए, परखने के लिए तेजस्वी यादव को सम्मन भेजा गया था और पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो आज कई घंटों तक तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। हालांकि जो लंच ब्रेक का भी प्रावधान रखा गया है, तकरीबन 2 बजे लंच ब्रेक होगा और लंच ब्रेक के पहले तमाम सवालों की जो फहरिस्त है उसमें कि कम से कम 10 से 12 सवाल जो होंगे वो तब तक पूछे जाएंगे और जिसमें कि प्रमुख जो सवाल होंगे, जिसमें कि वो सबसे पहले ये जानने का प्रयास होगा कि तेजस्वी यादव के नाम से कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाएगा कि आपके नाम से कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, आपके नाम से कहां कहां बैंक अकाउंट्स हैं, उनके संपत्तियों के बारे में, तमाम चल अचल संपत्तियों के बारे में पूछा जाएगा। तो एक फॉर्मेलिटीज जो होती है, जो औपचारिकताएं होती हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आज तेजस्वी यादव से शुरुआती जो एक पहले राउंड की जो क्वेश्चन होगी उसमें तमाम सवाल जवाब होंगे और दूसरा जो राउंड होगा, जो यानी लंच ब्रेक के बाद, उस वक्त दूसरे राउंड में कई जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे, जो सर्च ऑपरेशन से जुड़े होंगे, उससे जुड़े हुए तमाम सवालों को तेजस्वी यादव से पूछा जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि ईडी मुख्यालय के बाहर देखा जा सकता है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बड़ी है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी टीम को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो आज कई घंटों तक होने वाली है और जिस तरह से इस मामले में कहा जा सकता है कि जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो काफी आज कड़ी होने वाली है। हालांकि जो पहला दिन का जो पूछताछ होता है वो बेहद साधारण सा होता है, उसमें बहुत ज्यादा बड़े सवाल और कड़े सवाल नहीं होते हैं, उसमें समान तौर पे तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, उसके बाद तेजस्वी यादव सहित कई अन्य जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर, तो चलिए बिल्कुल नजर बना के रखिए इस पूरी खबर पर, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे थे कि ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, सवालों से सामना अब जो है वो शुरू हो चुका है तेजस्वी यादव का और तेजस्वी यादव लगातार उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि जो सवालों की फहरिस्त है वो लंबी हो सकती है, समय काफी ज्यादा लग सकता है और जरूरत पड़ने पर तफ्तीश का दायरा अगर बढ़ता है तो
तेजस्वी यादव से फिर ईडी पूछताछ कर सकती है। ये ईडी की कार्रवाई नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनके जो गिरते हुए जो उनकी स्वास्थ्य है, उनकी पार्टी का स्वास्थ्य, उस गिरते स्वास्थ्य को परेशान होकर के झंझाट में इस तरह की कार्रवाई करने का काम कर रही है। और मैं बार बार कहते रहा हूं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है, ये परेशानियां हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश से अब समाप्त हो चुकी है। अब वो इसी सब तरह की क्रिया करके वो चाहते कि जनता में भ्रम पैदा करना, उनका कुछ होने वाला नहीं है। जांच का नाम ही दिया गया है लैंड फॉर जॉब। रेलवे ने आज तक माना ही कि मेरे यहाँ कोई करप्शन हुआ, उसके लीगल विंग ने आज तक नहीं माना कि मेरे यहाँ करप्शन हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री के समय, मनमोहन सिंह जी के समय ये बातें खत्म हो चुकी थी, लेकिन पॉलिटिकल मैंडेट काम कर रही है। हम तो कानून का सामना करते हैं ना, कानून के हम लोग मानने वाले लोग हैं, कानून से ऊपर कोई है नहीं। तो एक बात आप जान लीजिए कि 24 तक चलता रहेगा, सच नहीं होनी चाहिए मीडिया कर्मियों को भी नहीं। और चलिए अब झारखंड की खबर की बात कर लेते हैं। झारखंड में सियासी हलचल काफी ज्यादा है, खास करके रांची की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने सचिवालय घेराव का कार्यक्रम रखा है, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले प्रभात तारा मैदान में लाखों कार्यकर्ताओं का जुटान वहां पर नजर आ रहा है और बीजेपी सचिवालय की तरफ आगे बढ़ेगी। ये तस्वीर हम प्रभात तारा मैदान की आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने आज सचिवालय घेराव का कार्यक्रम रखा है। इसको लेकर प्रभात तारा मैदान में बाकायदा मंच बनाया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद आदित्य साहू समेत प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है। मंच से लगातार राज्य भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से आहूत सचिवालय घेराव कार्यक्रम के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी है। धुरवा गोल चक्कर से लेकर प्रोजेक्ट भवन यानी सचिवालय तक जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर स्मार्ट सिटी जाने वाले रास्तों में भी बैरिकेडिंग की गई है ताकि घेराव करने वालों को सचिवालय तक जाने से रोका जा सके। कार्यकर्ताओं का ध्यान जो है एक तरीके से और चलिए बड़ी खबर वाराणसी से बताया, जहां पर आकांक्षा दुबे मौत मामले को लेकर के समर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और कोर्ट आज एक अहम फैसला समर सिंह के रिमांड को लेकर के दे सकता है। बताया जा रहा है कि कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। पुलिस रिमांड पर समर सिंह को लेना चाह रही है। सिविल जज कोर्ट ने समर सिंह को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट सारनाथ पुलिस की 72 घंटे की रिमांड की अर्जी पर फैसला सुनाएगी। आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी समर सिंह की रिमांड की अर्जी पर आज कोर्ट का आदेश आ सकता है। पुलिस के अनुसार कस्टडी रिमांड मंजूर होने पर समर सिंह से विस्तार से पूछताछ होगी। अब तक की पूछताछ में समर ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी है। उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने के साथ ही उसका डेटा भी रिकवर करने का प्रयास पुलिस कर रही है। वही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जेल में समर सिंह किसी से बात नहीं कर रहा है। क्वारंटीन बैरक में समर सिंह गुमसुम है। रात में वो सोने की जगह पर बैठा हुआ था। वहीं एक अन्य आरोपी संजय सिंह की तलाश में पुलिस की दबिश लगातार जारी है। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, नीतीश कुमार दिल्ली शाम में जा सकते हैं। विपक्षी एकजुटता की लगातार नीतीश कुमार बात करते रहे, लगातार उसकी वकालत करते रहे और ऐसे में दौरा दिल्ली का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले भी खड़गे से फोन पर बातचीत हुई थी। बताया जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। विपक्षी एकता की कवायद तेज करने में नीतीश कुमार लगातार लगे हुए हैं। सीएम नीतीश ने बजट सत्र के बाद दिल्ली जाने के संकेत दिए थे। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता को लेकर के और जिस का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर नीतीश कुमार कब बाहर निकलेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, तो आज शाम दिल्ली के लिए वो रवाना हो सकते हैं और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात उनकी होगी। हालांकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के स्टैंड पर भी नीतीश कुमार की काफी तेज नजर है कि किस तरीके का स्टैंड नजर आता है, क्योंकि खड़गे से जिस तरीके से बातचीत हुई है, एक पॉजिटिव संकेत जरूर नीतीश कुमार को मिले हैं और ऐसे में नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बातचीत कर रहे हैं। वहीं जेडीयू की अगर बात की जाए तो जेडीयू लगातार इस बात की हवा लगातार दे रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उसके योग्य हैं। इस बात की चर्चा लगातार जारी रखी जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार को भी इंतजार है कांग्रेस के स्पष्ट स्टैंड का कि कांग्रेस
क्या नीतीश कुमार को एज ए प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखना चाहती है? क्या राहुल गांधी का चेहरा पीछे होगा, नीतीश कुमार आगे आएंगे? तमाम कई सवाल है जो भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन इन सबके बावजूद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बातचीत हो, एक विपक्षी एकजुटता की जो कवायद है इसको पूरी करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। तो 2024 को लेकर के लगातार नीतीश कुमार जो है वो अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। साथ ही एक एक चीजों पर उनकी विशेष नजर है कि किस तरीके से जो सियासी फेरबदल है, सियासी करवट है, वो लगातार पलट रहा है और उसको भांपते हुए नीतीश कुमार लगातार अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की संभावना है। और इस बीच लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां एक अपराधी के यहां पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी को लेकर के पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और कई अहम जानकारियां वहां से मिली है। टिट्टू धमाका के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। एसपी की अगुवाई में यहां पर छापेमारी हुई है। 2 कट्टा और कारतूस भी बरामद यहां से किया गया है। टिट्टू धमाका पानीपत से गिरफ्तार किया गया है, टिट्टू को लखीसराय लाया गया है और एसपी की अगुवाई में छापेमारी जारी है और इस दौरान 2 कट्टा और कारतूस की भी बरामदगी की गई है। टिट्टू धमाका और उसके 5 सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है। उससे जो पूछताछ हुई है, पूछताछ के क्रम में ही ये छापामारी की गई है लखीसराय पुलिस के द्वारा। और छापामारी का उद्देश्य ये था कि ये लोग जो अभी तक घटना कर रहे थे, उसमें जो भी ये लोग हथियार का यूज़ कर रहे थे, उसकी बरामदगी हो सके। अभी तक छापामारी जारी है, आगे भी जारी ही रहेगी। अभी तक जो छापामारी में फलाफल आए हैं, उसमें 2 देसी कट्टा और 3 राउंड गोली बरामद हुआ है। अन्य सामान बरामद हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यही दोनों है। और चलिए इस बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई मनीष कश्यप को लेकर के हो सकती है। कल नंबर नहीं आया था जिस वजह से सुनवाई नहीं हो सकी थी। वहीं मदुरई कोर्ट की अगर बात की जाए तो मदुरई कोर्ट ये कह रहा है कि जो मामला है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इस लिहाज से हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो मनीष कश्यप के लिए काफी अहम सुनवाई का दिन है और मनीष कश्यप की तरफ से इस बात को कहा गया कि जितने भी FIR दर्ज किए गए हैं उसको एक जगह पर क्लब किया जाए। तो मदुरई कोर्ट में मंगलवार तक याचिका पर सुनवाई स्थगित की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष की याचिका पर सुनवाई होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मामला बिहार और तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज केस को क्लब करने का है। याचिका के जरिए 2 अहम मांग की गई है। पहली मांग मनीष कश्यप की जमानत की है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नियमित जमानत देने की मांग की गई है। याचिका के जरिए दूसरी बड़ी मांग है कि बिहार और तमिलनाडु में मनीष पर दर्ज FIR को एक साथ क्लब की जाए ताकि एक ही जगह पर सारे केस की सुनवाई हो सके। फिलहाल मनीष कश्यप मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है। बड़ा सवाल है कि क्या मनीष को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। और इस बीच भागलपुर से बड़ी खबर बताया, जहां पर नौगछिया में एक्सीडेंट हुआ है और बताया जा रहा है कि एक की मौत इस एक्सीडेंट में हो गई है। तो बड़ा हादसा सामने आया जिसमें जवान ने अपनी जान गंवा दी है। नौगछिया में भीषण हादसा हुआ है, स्कॉर्पियो और हाईवा में भिड़ंत हुई है। हादसे में एक जवान की मौत की खबर है। पुलिस के 4 जवान वहीं घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 जवान JLNMCH में भर्ती कराए गए हैं। कैदी को छोड़कर वापस से जवान लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। सीतामढ़ी सेंट्रल जेल में कैदी को छोड़कर वापस लौट रहे थे और उसी दौरान स्कॉर्पियो और हाईवा में भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में एक जवान की मौत हो गई है। वहीं पुलिस के 4 जवान घायल हैं। और अगली खबर बांका से है, जहां पर पिस्टल से केक काटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। अक्सर केक जब काटा जाता है तो उसे चाकू से काटा जाता है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर है जहां केक की लाइन लगी हुई है और यहां पर पिस्टल से केक काटता हुआ यह शख्स नजर आ रहा है, जबकि दूसरे युवक स्प्रे के साथ जश्न मना रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बांका के समुखिया मोड़ का है, जिसे सिरामिक फैक्ट्री के पुराने जर्जर भवन में शूट किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। थानाध्यक्ष शंभू यादव ने बताया कि 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके खिलाफ धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर नवादा से, जहां एक फर्नीचर दुकान में आग लग गई और इस अगलगी में काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो मालिक है वो बता रहे हैं कि काफी संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। तो नवादा में आग की
आग का कहर देखने को मिला है। आग में 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल था। दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। पीड़ित दुकानदार ने थाने में आवेदन देकर शिकायत की है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर मोबाइल छीनने की एक घटना सामने आई है और बाकायदा इसकी पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करने में जुटी हुई है। तस्वीर देखिए, जहां पर यह सीसीटीवी में पूरी वारदात तो कैद हुई है। बताया जा रहा है कि घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के गरहा चौक की है। बताया जा रहा है कि टोटो से मेला घूमने जा रही महिलाओं से 2 बदमाशों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान महिलाएं दोनों बदमाशों से भिड़ गई। तभी बदमाश चप्पल और बाइक छोड़ते हुए नंगे पैर ही मौके से भाग निकले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस बाइक को जब्त कर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मोबाइल हम लोग जैसे कि जा रहे थे, ऐसे मेला देखने जा रहे हैं हम लोग, तो मोबाइल इसे छीन के भाग गया है। इसे चलता गाड़ी से मोबाइल छीन के भाग गया है। कहां पे छीना? ये गढ़ा चौक पे। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां पर जैविक खाद की आड़ में शराब तस्करी का एक मामला सामने आया है। नए नए नायाब तरीके शराब तस्करों की तरफ से लगातार अपनाए जा रहे हैं। खाद की आड़ में छुपाकर भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि नगर थाना की टीम हर हर महादेव चौक पर छापेमारी कर विदेशी शराब पकड़ी है। साथ ही मालवाहक गाड़ी भी जब्त की गई है। कागजात के आधार पर शराब तस्करों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। में लगातार कार्रवाई हो रही है और अवैध शराब के विरुद्ध जो हम लोग को सूचना मिलती है, लगातार उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। और आज भी इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें टाउन थाना के द्वारा एक पिकअप को पकड़ा गया है और उसमें शराब लोड होने की हम लोग को सूचना मिल रही थी। उसकी गिनती की जा रही है, उसकी जांच की जा रही है। इस मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है और इसमें जांच हुई प्रारंभ करती है। रांची में सचिवालय घेराव को लेकर के बीजेपी ने कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम में प्रभात तारा मैदान में बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं का जुटान यहां पर हुआ है और उनके खाने पीने के इंतजामात पूरे किए गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सब्जी, चावल और तमाम स्वादिष्ट भोजन यहां पर बनाए गए हैं। भ्रष्टाचार और नियोजन नीति को लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन है और ऐसे में खाने पीने का भरपूर इंतजाम उन कार्यकर्ताओं के लिए किया गया है जो दूर दूर से आए हैं और उनको आमंत्रित भी किया गया था। और ये प्रभात तारा मैदान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चावल, दाल, आलू बरी और सोयाबीन की सब्जी इन कार्यकर्ताओं के लिए। तो कहावत है पहले पेट तब पूजा, वही एक फॉर्मूला यहाँ भी नजर आ रहा है बीजेपी के सचिवालय घेराव कार्यक्रम को लेकर कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 32,000 गांवों से जो कार्यकर्ताओं को यहाँ पहुँचना था, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर भोजन तैयार किया गया है। और आप देख रहे हैं कि इस भोजन में चावल का पहाड़ भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कई जगह ऐसे जो हैं कि यहाँ पर चावल जो है, भोजन में दाल है, आलू बरी की सब्जी है और कार्यकर्ताओं की भीड़ है। कार्यकर्ता यहाँ भोजन का स्वाद ले रहे हैं और स्वाद लेने के बाद सीधे वहाँ जो है प्रभात तारा मैदान पहुँच रहे हैं। तो प्रभात तारा मैदान में जो व्यवस्था की गई है खाने की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोग बड़हरवा से आए हैं, साहेबगंज जिला, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से आए हैं, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री आलमगीर आलम जी के क्षेत्र से हम लोग आए हैं। ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार को बदलनी है, इसी नारा के साथ हम लोग यहाँ। आप लोग यहाँ कब पहुँचे? हम लोग आज बनांचल एक्सप्रेस से यहाँ पहुँचे हैं। तो आप लोग यहाँ पहुँचे तो आते के साथ भोजन का जो कार्यक्रम है, पहले एनर्जी रिचार्ज हो रही है क्या? जी जी, पहले पेट पूजा, उसके बाद पूजा, दूसरी पूजा होती है। देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता, आप लोग कहाँ से आए? गढ़वा से सर। गढ़वा से? जी जी। बोल रहे हैं कि पहले रिचार्ज होना है फिर डिस्चार्ज होना है। डिस्चार्ज नहीं होना, हम लोग हमेशा रिचार्ज रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है, रिचार्ज है और बड़े जोश खून के साथ है, जुनून के साथ है। हेमंत सोरेन को हम लोग को झारखंड से कबाड़ फेंकना है। हेमंत सोरेन की सरकार जो है सो सबसे निष्क्रिय सरकार है। ये सरकार जनता विरोधी है, बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है। जब से आप लोग बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो है कहते हैं कि जब आदमी खाने के टेबल पर पहुँचता है तो जोश वैसे ही दोगुना हो जाता है। ये जो आप लोग बनाए, खाना बनाए, अब तक कितने लोग खा चुके हैं? कितने लोग खा चुके हैं अब तक? अंदाज 2000 आदमी खा गए। हाँ,
लेकिन अभी घड़ी में बज रहे हैं तकरीबन 11 बजने जा रहे हैं और 2000 लोग खाना खा चुके हैं और तमाम लोग जो यहाँ पहुंचे हैं यहीं से भोजन करने के बाद यहाँ लोग जो हैं भोजन करने के बाद यहाँ से सीधे जो प्रभात तारा मैदान है जो यहाँ पर संबोधन हो रहा है नेताओं का वहाँ लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? रांची। बोल रहे हैं कि पहले बॉडी कर सकते हैं कि एक तरीके से एनर्जी रिचार्ज होना फिर आंदोलन में डिस्चार्ज हो जाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी के लिए ही। बाकी ऐसे सुबह से ही हमारे यहाँ कार्यकर्ता पूरे झारखंड से पहुँच रहे हैं तो हम लोग उनकी व्यवस्था के लिए भी लगे हुए हैं। बिहार के अधिकांश स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के ढीली ढाली तस्वीर सामने आती है। खास करके सदर अस्पतालों की बात करें तो वहां की व्यवस्था बिल्कुल बुरी नजर आती है और भीषण गर्मी है, चिलचिलाती धूप है और ऐसे में सदर अस्पताल के रोगियों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल ये परेशानी पेयजल संकट से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल का आरओ खराब है, साथ ही चापाकल भी खराब है। ऐसे में लोगों को पीने की पानी नसीब नहीं हो पा रही है, जिससे मरीज और उनके साथ साथ जो परिजन है उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिवान सदर अस्पताल में पानी की क्या व्यवस्था है, न्यूज 18 की टीम हकीकत जानने की कोशिश की। आप देख सकते हैं, पहले हम एक तस्वीर दिखाएंगे चापाकल की। आप देख सकते हैं जो चापाकल की स्थिति है खराब पड़ा हुआ, यानी पानी नहीं। आप देख सकते हैं, कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं खराब पड़ा हुआ। ऐसे में कुछ लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या है पानी की व्यवस्था सिवान सदर अस्पताल में। नल चल रहा है? नहीं चल रहा। परेशानी होती होगी? परेशानी तो नहीं है, तो परेशानी तो होगी सर। बिल्कुल नहीं चल रहा है पानी पीने बाहर जाना पड़ता है। क्या कहेंगे, पानी को लेकर बाहर जाना पड़ रहा है? जी बाहर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में बनाना चाहिए कि मरीज आए तो आराम से बैठ कर पानी पी सकते, बाहर जाना पड़ता है पानी के लिए। क्या क्या ऐसी बात है, पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सिवान का सदर अस्पताल है और तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। एटीएम वाटर एटीएम मशीन में लगा था यहाँ पे सिवान सदर अस्पताल में, जिसकी स्थिति खराब यानी पूरी तरह बंद पड़ा है। उस समय तत्कालीन जो सांसद थे ओम प्रकाश यादव, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था और पूरी तरह से बंद है। एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक इसके पीछे हम चलेंगे और वहाँ पे चूंकि यह सदर अस्पताल का पूरी तरह से कैंपस है, आप देख सकते हैं रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर सिवान सदर अस्पताल की, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि भीषण गर्मी है, ऐसे में पानी बहुत जरूरी होता है। अगर कोई बाहर से आए तो कम से कम उसे पानी मिल सके और कैंपस से बाहर नहीं जाना पड़े। आप देख सकते हैं ये तीसरी तस्वीर, हम तीसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी प्रयोगशाला। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो इलाज कराने। एक हमारे ठीक सामने शुद्ध पेयजल लिखा हुआ बोर्ड दिख रहा है, वहाँ भी हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि क्या इसकी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से कोशिश करेंगे हम इसमें पानी है या नहीं। आप देख सकते हैं यानी यहाँ भी पानी नहीं, नदारद। अब आप सोच सकते हैं कि सिवान जो सदर अस्पताल है, मैंने बहुत सारे वार्डों में देखा, कैंपस में देखा, कल तो है, एटीएम वाटर मशीन भी है, आपके ठीक सामने शुद्ध पेयजल भी है, लेकिन तीनों की तीनों नदारद है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाख दावा किया जाता है कि हमारा स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो रहा है, ऐसे में यह तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि हकीकत क्या है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और चलिए इसी के साथ